नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा कि नतीजे कैसे आए। नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने आप से नहीं मिला। बीजेपी का दावा था और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि बीजेपी को 370 सीटें तो जरूर ही मिलेंगी। ये उनका आंकड़ा था। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी बहुत पीछे रह गई और अब हालत यह है कि उसको एलाइज की जरूरत है, तभी जाकर 272 का आंकड़ा, जो कि जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, वो पूरा हो पाएगा। और अब इसके लिए उनको जरूरत पड़ रही है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी। अब इन एलाइज के दम पर मोदी जी आगे की सरकार बनाएंगे। अब सवाल ये उठा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको की बिल्कुल अपने आप से रूल करने की आदत है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी उनको एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, ब्रूट मेजोरिटी वाली सरकार के वो आदी थे। और केंद्र में भी पिछले 10 सालों से उनके पास ब्रूट मेजोरिटी थी। उनकी मनमानी होती थी, उनको जो मन में आता था वो करते थे। लेकिन अब जिस तरीके का मैंडेट, जिस तरीके का जनादेश जनता ने बीजेपी को दिया है, तो मोदी जी का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या मोदी जी की जो निरंकुशता थी उस पर रोक लग पाएगी? मोदी जी को के ऊपर अब चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने का काम उनके एलाइज करेंगे? लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मोदी 3.0 या बीजेपी 3.0 का जो कार्यकाल है वो कैसा होगा। इस समय हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, जो कि वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की बहुत आलोचना की है, चाहे वो चीनी घुसपैठी का मामला हो या फिर तमाम वो मुद्दे हों जिन पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं थे। स्वामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहली प्रतिक्रिया आपकी चुनाव के नतीजे पर, क्या कहेंगे? जनता का जो ये जनादेश है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि सब चीज़ों में मोदी का दे, ये मोदी का वो, यही तो चला था। सारा प्रचार ये था, यहाँ तक कि पार्टी की जो अध्यक्ष हैं तथाकथित, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे लिए। हम एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब आरएसएस की जरूरत थी। अब तो मोदी होते हुए आरएसएस की जरूरत भी नहीं है। अब ये सब होने के बाद मूल बात यह है कि हमें मेजॉरिटी मिली नहीं, और नैतिकता जैसे राजीव गांधी ने करके दिखाया और नरसिम्हा राव ने भी करके दिखाया, जब मेजॉरिटी नहीं आती है तो इसको माने कि आपको सरकार बनाने नहीं चाहते, तो इसमें तिगड़म करके इसको लाकर उसके लाकर क्या होगा कि जो हमारी सिद्धांत है, जो 10 साल के लिए हमने सिद्धांत को डंडोरा पीटा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मिली जुली सरकार कैसे बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को ये लालच इतनी नहीं होनी चाहिए कि भाई 10 साल के बाद एक और मुझे तीसरा भी एक मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा हो गई आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि वो विपक्ष में बैठे और ये मिली जुली सरकार की मजाक देखें और आखिर में उनको गिराकर फिर चुनाव करके दोबारा हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आए। ये होना चाहिए। डॉक्टर, आपने कुछ बड़ी बातें आपने कही हैं। आपने ये कहा कि मोदी जी को सत्ता की लालच अब नहीं करनी चाहिए, मोदी जी को और बीजेपी को अब विपक्ष में बैठना चाहिए और इस मिलीजुली सरकार यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने देना चाहिए और फिर उनको हराना चाहिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यही सही बात है। मूलतः वही मैं कह रहा था, और मैं यही चाह रहा था कि आप ये मानकर चलें कि जब ये हमें पूर्ण बहुमत मिली नहीं, तो ये पब्लिक ने आपको कह दिया है कि आप थोड़े दिन में आप बैठे रहिए। अब इधर से इसको पकड़े, उसको पकड़े, इसको जोड़े, ये मैं समझता हूँ कि करना, ये तो लगता है कि सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सिद्धांत को आप क्रियान्वित कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। इन लोगों को रखकर आपको यानी
समझौता करनी पड़ेगी। ये समझौता हमारे कार्यकर्ताओं को तो कभी पसंद नहीं आएगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आपके हिसाब से मोदी जी को इस समय क्या करना चाहिए? आपने कहा कि लालच की सत्ता की लालच नहीं करनी चाहिए, तो कायदे से उन्हें क्या करना चाहिए इस समय? उनको विश्राम लेना चाहिए और रिटायर होकर चले जाना चाहिए। 2 बार बन गए हैं। अडवाणी 2 बार नहीं बने, परंतु 2 बार ट्राई किया, 2 बार विफल हुए, फिर आखिर में वो चले गए। तो मोदी को भी अब राजनीति छोड़कर चले जाना चाहिए। कल जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और कहा कि देखिए ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी नैतिक हार है, और तमाम लीडर्स ने ये भी कहा और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा कि भाई मोदी को रिजाइन करना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इस व्यू से जो कई लोग इसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, ये औपचारिकता है कि जैसे रिजल्ट्स आई उनको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था और रेजिग्नेशन देना चाहिए था, और राष्ट्रपति फिर कहेंगे जब तक दूसरा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तब तक आप काम चलाओ, सरकार चलाओ। और ये है परंपरा। उस परंपरा के विपरीत ये बैठे हैं जैसे कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मोदी जी ने इस्तीफा दिया? और राष्ट्रपति ने भी कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति तो ठीक है, अब इनको जाके करना चाहिए था, इन्होंने वो औपचारिकता पूरी नहीं की। तो अब ऐसे में क्या विकल्प क्या है? विकल्प नहीं, विकल्प तो हम पार्टी के अंदर ही हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी में तय होना चाहिए। और जो संघ ने अभी तक जो हम सब लोगों को बताते रहे कि क्या नैतिकता क्या होनी चाहिए राजनीति में, ये सब ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मोदी तो प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, तो उनको सब पता होना चाहिए। अब था कि कल जब वो जीत का जश्न मनाने जब वो पार्टी के हेडक्वार्टर्स में कल आए मोदी जी, तो मोदी जी के स्वर से, मोदी जी के ट्यून और जो उनका जो टोन और टेनर था, उससे तो कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो बहुत हारे हुए लग रहे हैं। कल भी उन्होंने शुरुआत की जय जगन्नाथ बोलकर, और जय जगन्नाथ बोलकर उन्होंने कल भी विकास की बात की। कल भी कहा कि हम विकास करेंगे, और मोदी मोदी की के नारे भी लगे उस मीटिंग में। तो कहीं से भी वो डिफाइंड थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइंड थी। और अगर ये कहा जाए, कोई ये कहे कि भाई मोदी जी को हमने कमजोर कर दिया है, तो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं सर डॉक्टर स्वामी कल ये नहीं लग रहा था। अब उससे कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम तो संख्या में जाते हैं, उनकी संख्या में बहुत बड़ी पिटाई हुई है। यानी 240 माने 32 कम पड़ गए, और कोई 272 में, आई मीन 272 में कोई सरकार नहीं चला सकते। कम से कम 280 होना चाहिए, तो बैलेंस थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो 40 कम पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ उसमें क्या, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ये विपक्ष में बैठ जाए, और विपक्ष में कौन बैठेगा, मोदी को बैठाना है तो फिर वो संसदीय दल में ये तय होगी। और जो आपको लगता है कि जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो क्या इस बात की हिम्मत जुटा पाएगी, कोई नेता हिम्मत जुटा पाएगा ये कहने की कि भाई मोदी जी को नैतिक आधार नहीं है पीएम बनने का? कौन बोलेगा? कल भी जिस तरीके से वो कल पार्टी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे, कल जेपी नड्डा ने तो यही कहा कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, और अमित शाह तो लगातार से ये बात कह ही रहे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स तो है ही नहीं। हम तो आशावादी हैं कि इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करें। जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, और यही चापलूसी और ये हाँ में हाँ मिलाने की जो संस्कृति थी, हम लोग सब लड़े उस पर। और इमरजेंसी में मोदी तो कहीं नहीं था उस समय, परंतु हम लोग थे। मैंने तो इंदिरा गांधी को खूब डराया, बाहर जाकर, अंदर आकर, पार्लियामेंट में भी आकर, वारंट होने के बाद भी अंदर आकर एक भाषण देकर चले गया। तो हम लोग, जिन लोगों ने लड़ाई की है लोकतंत्र के लिए, वो मोदी को लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हम कोई अधिकार देने वाले नहीं है। उनको, या मैं ये समझता हूँ कि आज की परिस्थिति में चुनाव हार गए, उनको सबसे अच्छा होगा कि हम विपक्ष में बैठेंगे
उसमें पार्टी सहमत हो जाए कि हाँ विपक्ष की आप लीडर बनिए, जैसे राजीव गांधी बने थे, या वो नहीं है तो फिर वो चले जाएं। उनके तो हिमालय भी जाना होता है, कभी हमारे इंडियन ओशन भी, यानी वहाँ जाकर वहाँ कन्याकुमारी होकर आए थे अभी। तो इस प्रकार से वो धार्मिक काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी पार्टी को एक व्यक्ति के नापसंद पसंद पर पार्टी नहीं चला सकते। आम तौर पर और संस्कृति पर चलती है, नियम पर चलती है, ये सारी चीजें जो जिसकी हम लोगों को सब हमने देखा है, ये और हमारे देश की शान है कि हमने लोकतंत्र फिर एक बार करके दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को जो मोदी से मिलते हैं उनको कहना चाहिए कि आप चले जाइए। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मोदी प्रचारक रहा है आरएसएस का, तो वो कटिबद्ध है कि वो आरएसएस की बात को सुने। तो आरएसएस ही इसमें कहे, नहीं कहेंगे तो हम हमारी बदनामी होगी, बीजेपी को भी और भी घटा, उसकी जो प्रतिष्ठा है घटेगी। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आपको लगता है कि वो बात की बात है कि वो प्रचारक हैं, वो आरएसएस की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आरएसएस का कितना इस समय कितनी बात आरएसएस की सुनी जाएगी, इसको भी लेके लोगों को संशय है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी उसी तरीके से चलाएंगे पार्टी को। लेकिन आपने एक व्यक्ति की बात की। अब आपको लगता है कि जिस तरीके का जनादेश मिला है, वो लोकतंत्र की तो निश्चित रूप से ये जीत है, लेकिन मोदी की जो एक व्यक्ति पूजा होती थी पार्टी के अंदर, क्या वो कम होगी या उसी तरीके से चलेगी जो पिछले 10 सालों में हमने देखा है? एक कल्ट फिगर हो गए थे मोदी, और मोदी के आगे जैसे कि और कोई था ही नहीं। तो क्या अब वो चीज आपको बदलती हुई नजर आ रही है? नहीं, वो तो निश्चित, यानी इनको दोबारा हम प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे तो इसके माने कि वो जो पहले होता था, जैसे जवाहरलाल नेहरू के काल में, इंदिरा गांधी के काल में होता था, वैसा ही होने वाला नहीं है हमारे पार्टी में। और हमारे पार्टी में लोग बहुत हैं, अनेक हैं। और अभी तो फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पत्रकारों को नजर नहीं आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वो अपने को आगे नहीं लाते और इसमें झगड़ा भी नहीं करते, क्योंकि अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बीजेपी के लिए। तो वो कोई नहीं कहेगा कि नहीं मैं बन सकता हूँ, मैं इनसे अच्छा होऊंगा, ऐसा हमारी पार्टी में तो कोई नहीं कहेगा। तो जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सबको पता है, और आरएसएस की मान्यता ये है कि अधिकांश लोग जो बीजेपी में हैं वो आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग हैं, और वो उनकी बात सुनेंगे। मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ क्योंकि वो सिद्धांत जो है हिंदुत्व का, उसको हम बड़े निष्ठा के साथ हमने इतना दूर लाए, राम मंदिर का बनाने में, और इसी प्रकार से अभी कई जगहों में मंदिरों की मुक्ति कराने में, सरकार के नियंत्रण से हटाने में, ये सारी चीजों में जैसे उसमें हम बंधे हुए हैं। जैसे अशोक सिंघल के टाइम पर हम करते थे। तो आज संघ के जो सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत जरूर है कि हमारी संस्कृति, जो मंदिरों की रक्षा करना, और देश में जो संस्कृत है उसको आगे लाना, इस प्रकार से जो 4-5 बातें हैं उस पर हम डटे हुए हैं। उसमें आरएसएस की सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, अभी अब जिस तरीके का जनादेश आया है, बहुत क्लियर है कि मोदी जी सत्ता से तो नहीं हटेंगे। वो सरकार बनाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मदद से। अब अगर ये पंगु सरकार बनेगी, मिली-जुली सरकार अगर बनेगी, तो मोदी जी कैसे चलाएंगे कोalition सरकार, जिनको की आदत ही नहीं है कोalition सरकार चलाने की? क्या वो कोalition हैंडल कर पाएंगे? वाजपेयी जी ने तो किया था, लेकिन क्या वाजपेयी जी का धर्म निभा पाएंगे मोदी जी? ये डाउट है लोगों को। नहीं, देखिए, वाजपेयी के टाइम पर वो कभी बहुमत से कभी कहीं नहीं आए। वो जो पहली बार आए वो एक मिली-जुली सरकार में आए थे। उस सरकार को मैंने ही गिराया था, और उसके बाद चुनाव होकर वो दोबारा आए, फिर भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। डीएमके के मदद से वो सरकार बनाई थी। तो उनका तो दूसरा था। यहाँ तो 10 साल के लिए संपूर्ण बहुमत के साथ ये रहे हैं,
और जो करना था कर सकते थे, जो क्षमता उनकी थी सारी परिचित है, हम सब से परिचित है। और मैं समझता हूँ कि अब मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर हमारे कार्यकर्ताओं और अन्य लोग हैं वो समझते हैं कि भाई 2 बार आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो फिर किसी और की बारी देनी चाहिए और उसके लिए मोदी खुद चले जाना चाहिए। और यदि वो जिद करेंगे फिर तो संसदीय दल में चुनाव होगी, उसमें देखेंगे मोदी को बहुमत मिलती है नहीं कि नहीं मिलती है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन कहाँ संसदीय दल में अब कोई चुनाव की बात होती है? वो तो अब अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि हम हार गए। हम भले कह सकते हैं कि वो हमारे साथियों के साथ हमारी इतनी है उतनी है, तो वो तो हम के लिए, हमारी पार्टी के लिए जो पूर्ण बहुमत से 2 बार जीत कर आई, वो आज ये कहेंगे नहीं नहीं हम उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, तो इसके माने आप अपने सिद्धांत की में कुछ मिलावट करने वाले हैं या सिद्धांत को वाले हैं। स्वामी, ये सिद्धांत की मिलावट कहाँ है? क्योंकि पॉलिटिक्स का तो नियम है कि जिसके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है वो अपना एक ये हमारी पॉलिटिक्स कभी नहीं थी। बीजेपी के पॉलिटिक्स में ये कभी नहीं थी। जब बनी थी जनसंघ तब तो बिल्कुल साफ था कि अकेला रहेंगे, छोटे रहेंगे, कम रहेंगे, परंतु सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रवाद की सिद्धांत की बात कहाँ से आ गई? बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अपने एलाइज के साथ अगर वो सरकार ये ऊपर के चले जाएंगे क्योंकि जो इंडिया जो बनी हुई है वो इनको स्वागत करेंगे और ये वो सरकार बनाएंगे, यही होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश ये चुपचाप जो बीजेपी तय करती है उसको मान लेंगे। वो तो कहीं नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म सिविल कोड करते। यानी कि आपको ये डर है डॉक्टर स्वामी कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी जी के साथ रहेंगे तो वो बीजेपी को और कमजोर करते जाएंगे दिन ब दिन? मिलावट होगी हमारी सिद्धांत में। हमारी सिद्धांत जिसके लिए हम सब लोगों ने त्याग करके आए हैं, सब छोड़ के आए कई लोग। मैंने मेरा प्रोफेसरशिप था, बहुत बढ़िया प्रोफेसरशिप था। दुनिया में ये माना जाता था कि मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इकोनॉमिक्स में सबसे श्रेष्ठ हैं और इस रास्ता में जाऊंगा तो मुझे नोबेल प्राइज मिलेगी। ये सब मुझे उस समय कहते थे। सब छोड़ के मैं आया और राजनीति में आया इसीलिए कि यहाँ एक सिद्धांत के आधार पर हमारी इस देश में राजनीति होनी चाहिए। उसके लिए हमने भी प्रयास करते आए हैं। अभी तक हमने तो किसी पार्टी को छोड़ा नहीं। पार्टी तो इधर उधर विलय हुआ वो तो अलग बात है, मैं विवश था उसमें, परंतु पार्टी तो एक सिद्धांत पर आई है, आज भी है। वो सिद्धांत आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये सिद्धांत में हम हिंदुत्व का जो हमें इसको हम किसी को डराने के लिए हिंदुत्व नहीं कहते, पर हिंदुत्व की जो एकता पैदा करेगी, जो जाति यानी ये सारी जो उत्तर भारत दक्षिण भारत इस सब को मिटा करके हम एक हिंदू कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक ही हिंदू हैं और हमारे में कोई विभाजन नहीं है, वो पैदा करने के लिए हम प्रयास करते आए हैं अभी तक। लेकिन डॉक्टर स्वामी आपको लगता है कि मोदी जी ने चुनाव के पहले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, सीए की बात की थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, सीए के तो खैर उन्होंने रूल्स वगैरह नोटिफाई कर दिए थे, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वो ला पाएंगे अगर आप उनके साथ एलाइज होंगे? आप चंद्रबाबू नायडू के साथ, एक मिनट सर, चंद्रबाबू नायडू ने हिमाकत की है कि मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन दिया जाए। अब क्या ऐसे एलाइज के साथ मोदी जी का गुजारा हो पाएगा? कास्ट सेंसस की डिमांड नीतीश कुमार करते रहते हैं, ऐसे एलाइज के साथ मोदी जी कितना गुजारा कर पाएंगे? मैं तो सजन आपने खुद बहुत सुंदर तरीके से मुझको जो जवाब देना दे दिया आपने। हम कैसे कर सकते हैं? हम तो सिद्धांत के लिए आए। हम तो शुरू से ये थे कि अच्छा एक रास्ते में हम मिली जुली सरकार बनाएंगे, पर आखिर में हम पूर्णतः
एक पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और सिद्धांत को हम लाएंगे। उसमें कई चीजें हैं और इतना जितना करना था नहीं कर पाए। जैसे चाइना को उखाड़ के फेंकने के लिए हमने किया, उल्टा चाइना ज्यादा अंदर आ गई है। अब उस पर मोदी तो बोल भी नहीं सकता है, वो कहता है कि कोई आया कोई गया ही नहीं। ये कैसी बात है? आपने कहा नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि संपूर्ण बहुमत तो 10 साल में बीजेपी को 2 बार मिला, लेकिन आपको लगता है कि इन 10 सालों में मोदी जी ने सारे सिद्धांतों के साथ समझौता किया? बिल्कुल। बोलने में क्या होगा, कहीं जाकर किसी भाषण में कह दिया जिससे लोगों को चोट आई, ये वो तो अलग बात है। पर कौन सी बात की? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जस्ट लटका के रखा। कितने चीजों में हमारे पास संविधान में लिखी है, उसको हम नहीं कर पाए। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हमारी सिद्धांत में है। मैंने एक रेजोल्यूशन भी पार्लियामेंट में लाई थी जो पास हो गई थी यूनानिमसली, सारे पार्टीज ने साथ कर मिलकर के इसको सपोर्ट किया, मुसलमान भी उसमें सपोर्ट किया, परंतु नरेंद्र मोदी ने उसको होने नहीं दिया। हो सकता है उसको लगा कि मैं इसमें और चमकूंगा और इसीलिए इस ईर्ष्या में उसने नहीं की। मैं नहीं जानता किस कारण से, परंतु आज तक वो मामला पड़ा हुआ है कि जब मिनिस्टर ने आकर कहा कि जो स्वामी ने पिटीशन लाए हैं इस कोर्ट में जिसमें बहुमत मिली है उनको, उसको हम क्रियान्वित करेंगे, नहीं किया है। 2 साल चले गए, नहीं किया। लेकिन अब मुझे आपसे ये जानना है, मैं वो सीन इमेजिन कर रही हूँ कि कमिंग मॉनसून सेशन, जो आने वाला मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, जिसमें कि एक नहीं पता नहीं कितने शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा, पूरे विपक्ष को पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। अब उसी विपक्ष का सामना मोदी जी किस नैतिक आधार पर करेंगे? क्योंकि अब उनके पास बहुमत भी नहीं है, एक पंगु सरकार होगी जिसमें कि विपक्ष हावी होगा। मोदी जी का जो आचरण है, क्या मोदी जी अब अपनी आंखें दिखा पाएंगे विपक्ष को उस तरीके से? क्या मोदी जी उस तरीके से हिंदू मुसलमान कर पाएंगे? आपको क्या लगता है सर? मैं मोदी का नहीं जानता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो राहुल गांधी है उसने ब्रिटिश पासपोर्ट ली है, नागरिकता ली है, उसकी सारी सबूत मैंने दिया। और जब राजनाथ थे होम मिनिस्टर, उन्होंने उनको नोटिस भेजा, उसका जवाब दिया। बट ये आए मोदी की जो दोस्त हैं अमित शाह, उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं किया, बिल्कुल होने नहीं दिया। कई चीजें हैं राहुल गांधी के बारे जिस कारण से उसकी नागरिकता को लिया जा सकता है। सोनिया गांधी का भी नागरिकता रद्द किया जा सकता है, तो परंतु करते नहीं है। तो ये कौन सी ऐसी बात उन्होंने की है जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दुख हुआ है? किसी बात पर नहीं। अब आलोचना करने से तो और भी अच्छा होता है राहुल गांधी के लिए। कहते हैं देखो ये हमारी इतनी बुराई कर रहे हैं, और सारी पार्टी, उनके पार्टी के लोग सब एक साथ हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मोदी ने कभी इस इरादा के थे या इस इच्छा के थे कि राहुल गांधी की जो नागरिकता को समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि उसने ब्रिटिश पासपोर्ट ली और उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी, जो मैंने पार्लियामेंट में पेश किया, उसके बाद मैंने होम मिनिस्ट्री में पेश किया, परंतु एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे ही और भी चीजें हैं। चाइना ने आकर हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं। ये कहते हैं या अच्छा कोई नहीं आया तो मुझे जाने दो, वो भी नहीं अलाउ करते। मुझे मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, यह फ्रंटियर एरिया है। व्हाट डू यू मीन फ्रंटियर एरिया? डॉक्टर स्वामी, लेकिन हाँ, जो अब इस नतीजे के बाद जो वास्तविकता है, राजनीतिक वास्तविकता ये है कि बीजेपी के पास 240 का आंकड़ा है, 242 का, और उनको अब एलाइज की जरूरत है। आज एनडीए की बैठक भी है, उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सब आएंगे। जाहिर सी बात है कि वो अपने अपने पोर्टफोलियोज को मांगेंगे और क्रीमी पोर्टफोलियोज उनको चाहिए होंगे। अब हर तरीके की बातचीत हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्त लेकर आएंगे, नीतीश कुमार अपनी शर्त लेकर आएंगे। अब क्या मोदी जी को, आपको लगता है कि ये अलाइज अपने अपने तरीके से उनके कान ऐंठने की कोशिश करेंगे, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, जैसा नॉर्मली होता है कोलिशन गवर्नमेंट? आप मूल बात यह है कि मोदी चुनाव हारे,
भले कहें कि हमारे 292 है, ये है, वो सब कह सकते हैं, परंतु वो उनके कंधे पर बैठकर उन्होंने जिन्होंने जीता वो तो अलग बात है, परंतु जहां तक हम हैं, हमें तो 240 मिली, यही ना, 240 से मेजॉरिटी नहीं बनती, तो माने मेजॉरिटी चलेगी। राजीव गांधी को उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वेंकटरामन, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं आपको यानी शपथ दिलाता हूं, और आप ये जो आपका जो 60 कम है उसको आप बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो राजीव गांधी का जो उदाहरण है उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? ये वही करना भी सही है। किसी भी देश में एक बार आप चुनाव हार गए, माने आपको जो बहुमत थी वो आपका अल्पमत में बदल गई, तो वो जो व्यक्ति है वो रिजाइन करता है। ब्रिटेन में तो ये अनिवार्य है एक प्रकार से। लेकिन डॉक्टर स्वामी ये भी तो है ना कि विपक्ष को भी उतने नंबर्स नहीं मिले, जिस तो तरीके का एक आंकड़ा विपक्ष को आना चाहिए था वो तो नहीं आया। तो विपक्ष को मिले ना मिले वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें सर पब्लिक ने कह दिया तुम नालायक हो, तुम्हें हम 240 ही देंगे, तो फिर आप इस्तीफा देकर किसी और को कहिए कि भाई आप इसको किसी तरीके से 272 से ज्यादा बनाइए। ये होता है लोकतंत्र। इस कुर्सी में चिपकना ये तो किसी को शोभा नहीं देता है। लेकिन अब ये बात मोदी जी को कौन समझा सकता है सर? ये कौन समझाएगा मोदी जी को? मेरा काम नहीं है सोचा। मैं तो किसी पार्टी में, किसी फोरम में नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ। मैं बीजेपी में मेंबर हूँ, क्योंकि वो भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं कौन मेंबर है, क्योंकि मेंबरशिप का लिस्ट ही बनाया नहीं गया। मैंने कई बार हाँ, और ये मैंने कहा कि कानून का विरोध है। हाँ, डॉक्टर स्वामी आप एक सीनियर लीडर है, एक सीनियर लीडर होने के नाते आप एडवाइस तो दे सकते हैं ना? हैं। मैं तो जनसंघ काल में जब कोई जनसंघ में जाना ही आत्महत्या लोग समझते थे, मुझे कहते हैं भाई क्या तुम हार्वर्ड से आकर ये जनसंघ में चले गए, जो गाय की बात करते हैं और दूध की बात करते हैं और गोबर गैस की बात करते हैं, इनके साथ आप जुड़ गए। तो उस समय से मैं आया हूं। तो मैं कहता हूं कि हम लोग एक सिद्धांत के लिए हैं, हम किसी व्यक्ति को बैठाने के लिए नहीं है, और वो व्यक्ति की संस्कार हमारे यानी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, तो उसको छुट्टी करना है। मोदी फेल हो गया, पब्लिक ने कह दिया नहीं हम नहीं तुम्हें मानते हैं। कितना भी उन्होंने राम मंदिर में किया, राम मंदिर में क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने, परंतु जब बना तो क्या आगे मैंने किया। इतना बड़ा झूठा मैंने कभी देखा नहीं किसी राजनीति में, किसी देश में। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को विपक्ष को बोलना चाहिए कि आप जाओ सरकार बनाओ, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन मोदी जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये भी एक हकीकत है। मोदी जी मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा कि वो रिजाइन करेंगे। उनको रिजाइन करना होता तो उन्होंने कल तक में कर दिया होता। मैं क्या जानूं, मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो सिद्धांत नहीं मानेंगे तो मैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अब आपको बीजेपी का भविष्य क्या लग रहा है? अब बीजेपी का भविष्य आपको क्या लग रहा है अंडर मोदी 3.0? बीजेपी का भविष्य दो आधार पर है। एक है जो सिद्धांत है उसका किसी और पार्टी के पास इस प्रकार के स्पष्ट सिद्धांत नहीं है, और दूसरा कि जो एक बिछाई हुई एक जगह एक हमारे शस्त्र है, वो है आरएसएस। तो आरएसएस में जो लोग आते हैं वहाँ का ट्रेनिंग लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब बीजेपी में आएंगे तो वो तुरंत, यानी कोई नया आदमी आ रहा है उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनको सब कुछ पता है। तो इसमें ये हमारी एडवांटेज है। तो मोदी चले जाएं या 1000 लोग चले जाएं, परंतु बीजेपी कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि ये सिद्धांत के जो फाउंडेशन स्टोन है वो है आरएसएस। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब दोनों चीज पर आधारित है, अगर बीजेपी का भविष्य सिद्धांतों से, आपने कहा कि मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और जहां तक आरएसएस का सवाल है तो नड्डा जी ने तो वैसे ही पहले ऐलान कर दिया कि भाई अब बीजेपी और आरएसएस अब दो जगह अलग अलग एंटिटीज हैं।
बीजेपी को हाँ, आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा भविष्य? इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। वो अभी तय हो जाएगा। अभी संसदीय दल की मीटिंग होनी है, जो लोग अभी निर्वाचित होकर आए हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आपको उसमें लगता है कि उस संसदीय दल की बैठक में कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात निकल कर आ सकती है और लोग मोदी जी को हटा भी सकते कल संसदीय दल सब मोदी को दोबारा नेता चुनते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? बस हताश होकर घर में बैठेंगे। परंतु करना है तो जो हमारी नियम है उसके अनुसार करनी है। और नियम है कि संसदीय दल की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कौन लीडर होगा, और लीडर जाकर फिर राष्ट्रपति से में वो एक पर्चा देगा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं और नाम है, सब है, और ये आपके सामने है, और मैं प्रधानमंत्री के लिए निवेदन करता हूँ। तो वो है प्रोसीजर। तो नहीं, लेकिन मोदी स्वामी एक चीज और भी है। मोदी कल पार्लियामेंट्री पार्टी में वो उनको फिर बहुमत मिल जाए और कहें कि भाई आप प्रधानमंत्री बन के कंटिन्यू करिए, मैं कोई रास्ते में रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ कहूंगा कि दुर्भाग्य है, बस दैट्स ऑल। लेकिन डॉक्टर स्वामी ये मुझे ये बताइए कि ये जो 240 बीजेपी के एमपी जीत कर आए हैं, इनको भी पता है कि इनके पास अगर आज वो मैदान में गए थे तो मोदी के नाम पे ही गए थे। उनको ये लग रहा था कि भाई मोदी की गारंटी है, मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी ये बीजेपी ये को ये जीता है। ये तो ये आप अखबार वालों के पागलपन के कारण फैली है। मैं गया हूँ, मैं भी वाराणसी गया था। लोग सिद्धांत की बात ही करते हैं। वो कहते हैं हमें बहुत हर्ष होता है कि जो राम मंदिर बन रही है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कृष्णा राम मंदिर भी बनेगी और काशी विश्वनाथ भी दोबारा बनेगी। ये इस प्रकार की भाषा में लोग मुझसे बात की थी। कई जगहों में मैंने, जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर की जो मंदिर को बचाने के लिए मैंने जो कोर्ट में कदम उठाया, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। तो ये इसकी हमारे वहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं वो भी इसकी, जैसे उन्होंने कोई योगदान किया वैसे वो भी बोलते हैं कि पंढरपुर में हम वो मंदिर को सरकारीकरण करने नहीं दिया, या उसके लिए विरोध कर रहे हैं कोर्ट में, इस प्रकार से। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी कोई मोदी कहता है तो उसको टिकट दिया होगा, वो क्या बोलता होगा। परंतु नहीं, मेरा सवाल जो स्वामी आपसे था वो ये था। हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो सब सिद्धांत की बात ही करते हैं, मोदी मोदी नहीं करते। हाँ, जो मोदी है वो उसको उसको प्रधानमंत्री है, वो काबिल है, उसने जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, ये सब कहते हैं। परंतु आधार जो है वो है हमारी सिद्धांत। नहीं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी तो लगता है ना कि भाई मोदी की वजह से उनको ताकत मिलती है, मोदी की जो छवि ये और जो तो ब्रांड उनकी इस तरह से ये बनी है, उनको ताकत मिलती है। ये तो आपकी अखबार वालों की बनावटी चीज है, मैं उसको मानते नहीं हूँ। मैं तो कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ और कई बार लोग रोते हैं कि भाई हमें हमें भूल कर किसी और को कहीं से पकड़ के लाए। जो मंत्री बनाए हैं, कितने लोग मेरे पास आकर रोए कि भाई क्या है, हम इतनी दुर्भाग्य की जो कल कहीं नहीं था, कोई आइसक्रीम बेच रहा था या ऐसा कुछ, उसको आकर उसने मंत्री बना दिया और किसी और को बना दिया। किसी में जो बातें कहते हैं वो तो यही कहते हैं। वो दुखी हैं हमारे कार्यकर्ता। नहीं, और लेकिन डॉक्टर स्वामी, हाँ डॉक्टर स्वामी, जो मेरा सवाल है आपसे कि जब संसदीय दल की बैठक होगी, उस बैठक में क्या बीजेपी के एमपीज इतनी हिम्मत कर पाएंगे बोलने की कि भाई हमें नहीं चाहिए मोदी तीसरे बार, आप कोई दूसरा नेता लाओ, चाहे गडकरी लाओ, चाहे राजनाथ लाओ, चाहे कोई भी तीसरा व्यक्ति लाओ, लेकिन मोदी नहीं। क्या ये हिम्मत संसदीय दल में बीजेपी के एमपीज की आएगी? मैं कोई गारंटी इसमें नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ कि एक ही संस्था है जो गारंटी दे सकती है, वो आरएसएस। यदि आरएसएस के लोग, आरएसएस शाखा जाने वाले लोग जो प्रचारक रहे हैं, ये है, जैसे मोदी भी प्रचारक है, ये सब लोग पार्लियामेंट में भी चुनकर आए हैं। उनको आरएसएस की जो चाहती है उसको करने के लिए उनको कटिबद्ध है, तो करेंगे तो होगा, नहीं होगा। अब कल मोदी को संसदीय दल में बहुमत मिलेगी, फिर मैं इस बात पर आगे नहीं बोलूंगा,
क्योंकि मैंने कहा पार्टी ने आत्महत्या करने के लिए फैसला कर दिया और हम कुछ नहीं कर सकते, हम देखते रहेंगे। क्या मैं ये मानूं कि अगर तीसरे बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो डॉक्टर स्वामी क्या आप इंटरव्यूज देने बंद कर देंगे? क्या आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं? मुझे जब तक पार्टी से नहीं निकालेंगे मैं नहीं बंद करूंगा। ये मानकर चलिए, मैं तो बीजेपी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, पर वो मुझे छुड़वाएंगे तो फिर दूसरी बात होगी, बट मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ पद ना दे, बुरा नहीं, मुझे तो दुनिया भर में लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन अगर मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते तो क्या आप फिर मोदी जी के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे? नहीं, मैं क्यों बोलना बंद करूंगा? मैं कहूंगा ये ठीक नहीं किया, वो उसने चाइना में हमारे धोखा दे दिया है, वो सरेंडर कर गए चाइना से, और वो अमेरिका के सामने झुक गए। ये सारी बातें हम कहेंगे, कौन सी बात हम नहीं हम जो पहले बोलते थे वो भी बोलते रहेंगे। वो आलोचना करना तो मेरा काम है पार्टी में। मैं उसकी व्यक्तिगत जो बुराई है उसकी कभी नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ लोग सवाल तो ये कर ही रहे ना कि मोदी जी ने जिस तरीके की बातें अपने इंटरव्यूज में कही कि भाई मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ, और चलते चलते जिस दिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे थे तो उस दिन तो ये भी उन्होंने कह दिया कि भाई मोदी को समझने की गलती मत करिएगा, मैं 7 पीढ़ियों का पाप निकाल कर रख दूंगा। ये सारी बातें कन्याकुमारी जाने के पहले उन्होंने कही थी। अब आज जो मोदी का एक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा वो एक कमजोर मोदी, एक ऐसे मोदी जो कि उनका 56 इंच का सीना पहले वाला नहीं होगा। क्या आप ऐसे मोदी की कल्पना कर सकते हैं? कैसे होंगे वो मोदी फैक्टर, कैसा होगा तीसरे कार्यकाल में? ये जो उसकी निजी बातें हैं कि वो भगवान के से निकट है, भगवान को जानता है, भगवान को ठीक कर सकता है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, क्यों? मैं जानता हूँ भगवान क्या है। मैंने बहुत पढ़ा है, इसमें लिखा है, हिंदुत्व पर मैंने बहुत बहुत पुस्तकें लिखी है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जहां तक हमारी नीति है, उसी पार्टी की नीति, उसी पर मैं सीमित रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। और उसमें मोदी जो गलती कर रहा है उसको मैं कहूंगा कि इसने गलती की, ये जानबूझकर किया, कि बताने के बाद भी उसने किया। लेकिन अगर ये अलाइज वाली सरकार मोदी जी चलाते हैं तो मोदी जी कितने दिन चला पाएंगे डॉक्टर स्वामी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं पलटू राम बनने के लिए। टीडीपी इज आल्सो नॉट अ वेरी डिपेंडेबल एलाय ऑफ बीजेपी। अब टीडीपी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगेगा, नीतीश कुमार तो बिल्कुल अभी 2025 में बिहार के चुनाव होंगे, वो फिर पलटी मार के महागठबंधन में चले जाएंगे। क्या कर लेंगे? मोदी जी की सरकार तो गिर जाएगी। तो क्या आप कि क्या स्नैप पोल्स हो सकते हैं? हो सकता है मोदी जी 1 साल चला लें और उसके बाद? जी। आप तो बहुत दूर चले गए। हाँ। मैं ये कहता हूं कि जो मैंने ध्यान से पढ़ा है उसके अनुसार अभी तक ना चंद्रबाबू नायडू, ना जो बिहार के नेता हैं नीतीश, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। ओके। वो यही कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं, बट कभी नहीं कहा कि हमने तय कर लिया कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, ये तो कहा नहीं। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और मैं कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू तो इधर से उधर जाना उसमें बहुत तेज है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि वो चुनाव जीत कर आए हैं, क्योंकि मैं आंध्रा को काफी अच्छा जानता हूं, और मेरे जो दामाद है वो भी तेलुगु है, तो मैं तो मेरा तो बड़ा निकट संबंध है, वो तिरुपति का मैं केस करते रहता हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जीता। मैं समझता हूँ कि प्रयास ये हुआ कि वो जो चीफ मिनिस्टर अभी हारा है उसने सिर्फ लोगों को पैसा बांटने का काम ही किया। उसने कोई ऐसा नहीं किया जिससे उनको स्थिर नौकरी मिलेगी, ये सब तो उन्होंने नहीं किया, तो उसमें वो पिट गए, ऐसा मैं समझता हूँ। और लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो अनफिनिश्ड टास्क्स हैं बीजेपी के, अब बीजेपी से लगातार ये सवाल किए जा रहे थे मोदी जी से कि भाई 10 साल में आपने रोजगार नहीं दिया, आपने महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए, आपने अपने करीबी जो देश है उनके साथ रिश्ते खराब कर लिए,
अब उन चीजों के ऊपर फोकस करने के बजाय अब आपको लगता है कि मोदी जी अपनी सरकार को बचाने में लगे रहेंगे, क्योंकि पता नहीं नायडू कब अपना सपोर्ट खींच लेंगे, कब नीतीश कुमार खींच लेंगे। तो अब तो पहली प्राथमिकता मोदी जी की देश चलाना नहीं होगी, अपनी सत्ता बचाना होगा। क्यों डॉक्टर स्वामी? नहीं, वो तो उसका सिर दर्द है। मैं उनके जगह में होता, मैं नहीं हूँ और कभी नहीं हो सकता, परंतु फिर भी आपकी बातों में मैं कह सकता हूँ, यदि मैं उनके जगह में होता तो मैं जाकर विपक्ष में बैठ जाता और इस खिचड़ी जो आएगी उसकी 6 महीने में ऐसा उनकी हालत कर दूंगा कि वो गिर जाएंगे, दोबारा चुनाव होगी और उसमें हम बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। सर, चलते चलते लास्ट में आप मोदी जी को इस समय क्या सलाह देंगे? मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को आप एडवाइस दें कुछ ना कुछ, और आपके मैं जरिए दूंगा बीजेपी को भी मैं वो एडवाइस दूंगा दी जाएगी। मैं दूंगा तो वो कभी नहीं मानेगा, पर फिर भी आपने कहा तो मैं उसको कहूंगा तुमने 2 बार कर ली है, अब आप छोड़कर जाइए, नहीं तो परिस्थिति ऐसा पैदा होगी कि आपको भेजा जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। क्योंकि उन्होंने कई चीजें की है, नीति की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। कई चीजें उन्होंने ये की है जिसके कारण उनको ये बाहर निकलने के बाद उनको राजनीति में रहना मुश्किल होगा। नहीं, आपने कहा कि उनको बाहर भेजा जाएगा, यानी कि उनको जबरन गद्दी से उतारा जाएगा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं नहीं, बनेगी? मैं गद्दी से उतारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि गद्दी में बैठाने के बाद ये मेरा काम नहीं है उसको उतारने में। ये तो मेरा पार्टी का है, उसको उतारूंगा नहीं। हाँ, तो आप मुझे राहुल गांधी बन जाए और उसको उतारने के लिए कहोगे तो मैं उतारने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नहीं, जो लेकिन आपने कहा कि उनको बाहर भेजा जाएगा, तो वो कहाँ बाहर नहीं, भेजा जाएगा? वो तो पहले से ही होना पड़ेगा, अभी ही होना पड़ेगा, अभी उनको बताना पड़ेगा। आरएसएस ही बता सकती है, वो बता सकती है क्योंकि वो प्रचारक रहे। मैं प्रचारक नहीं रहूंगा तो मुझे कोई नहीं कंट्रोल, मेरी पत्नी नहीं कंट्रोल कर सकती है, मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं कंट्रोल कर सकती, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं जो मुझे ठीक लगता है वही मैं करता हूँ। परंतु इनके ऊपर ये अंकुश है, ये प्रचारक रहे हैं, तो प्रचारक का एक वचन भी होता है, उसके नहीं, लेकिन अनुसार मोदी जी के केस में आप क्या आश्वस्त हैं कि इस समय आरएसएस कुछ बोलेगा? आरएसएस को वो जब उन्होंने अलग कर दिया, आप नहीं क्यों कहा। इंटरवीन कर रहे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि यदि आरएसएस कोई आदेश दे उसकी अमान्य करे तो आरएसएस के पास वो शक्ति है कि मोदी को की गद्दी से उतारने में। Okay, Dr. Swami, thank you so much for an interview with you. Took all the questions with a straight bat. Thank you very much.